हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। हम लोग बायनोमियल थ्योरम के ऊपर बात कर रहे थे। बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम क्या होता है उसे समझा था और उसके ऊपर कुछ फार्मूला वगैरह को भी देखा था। लास्ट क्लास जितने सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था, आज उन्हीं सारे कंसेप्ट के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का पावर में होल पावर में 11 दिया गया है और बोला गया कि फिफ्थ टर्म इज 24 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है वो 24 टाइम्स हो रहा है थर्ड टर्म का, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोगों ने इस फार्मूले इस बायनोमियल के ऊपर एक फार्मूला तैयार कर रखा है, जनरल फार्मूला किसी भी टर्म को निकालने के लिए। वो क्या है, r+1 टर्म निकालना है अगर तो NCR, पहले वाले के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस n-r और दूसरे वाले मतलब b के ऊपर यहाँ का वैल्यू। ये फार्मूला हम लोगों के पास है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसे किया था, इसे ड्राइव करके देखा था हम लोगों ने। आज के इस क्लास में जो प्रॉब्लम दिया गया है वो इसी के ऊपर है, टर्म के ऊपर प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 + x का पावर में 11 दिया गया है और कौन कौन से टर्म के बारे में बात किया गया, फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म के बारे में। तो t5 का वैल्यू क्या होगा, 11c4। पहला वाला टर्म के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, तो 1 के ऊपर अगर पावर 7 आएगा तो 1 ही वैल्यू होगा, तो उसे हम लोग नहीं लिखते हैं। और दूसरे वाला नंबर है x है और x का पावर में क्या है, 4 आएगा। इसी तरीके से अगर थर्ड टर्म हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 11c2x²। अब जो प्रॉब्लम में दिया गया है वो कहा गया है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 24 टाइम्स है थर्ड टर्म का। तो t5 का वैल्यू कितना हो रहा है, 11c4x⁴ इक्वल टू 24 और t3 का वैल्यू क्या है, 11c2x²। ये x² कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग x² निकालते हैं तो ये आएगा 24 × 11c2 बाय 11c4। इसे हम लोग ज़रा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मतलब इसे सॉल्व करने का भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि 11cr कैसे लिखते हैं हम लोग। तो x² इक्वल टू 24, 11c2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 11 - 2 9 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 11c4 क्या होगा, 11 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल और 11 - 4 7 का फैक्टोरियल। ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। x² इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अब ये किस तरीके से हो रहा है इसके ऊपर भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल और ये 4 × 2 = 8। यहाँ पर 24 था ना, 24 मिस हो गया। ये 24 को हम लोग लिखना भूल गए, यहाँ पर भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं 24 को और ये 24। तो 4 × 2 = 8 और उसके बाद 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। तो जवाब कितना हुआ, x² इक्वल टू आया हम लोगों के पास 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-2। तो ये हम लोगों का जवाब होगा, x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये टर्म के ऊपर प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर 43 द कोफिशिएंट ऑफ 2r+1 टर्म एंड r+2 टर्म आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यहाँ पर कोफिशिएंट का कंसेप्ट आया है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2x³ में और +4x² + 7x, यहाँ पर 2 जो है वो x³ का कोफिशिएंट है, 4 जो है वो x² का कोफिशिएंट है और 7 जो है वो x का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से हम लोग बाइनोमियल में जानते हैं, जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल को तो वहाँ पर x के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगा और x का डिफरेंट पावर में अलग अलग डिफरेंट वैल्यू उसके साथ आएगा। अगर बाइनोमियल को एक्सपैंड करते वक्त कहीं पर x³ के साथ हम लोग को 4 मिल गया तो हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 4 है। किसी बाइनोमियल के किसी टर्म में अगर x² के साथ नंबर 9 मिला हम लोगों को तो हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² 9 है। तो अगर हम लोग बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करते वक्त x के पावर के साथ कुछ नंबर जैसे कि x7 के साथ 8 आए तो हम लोग कहेंगे कि 8 जो है कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 है। इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, तो कोफिशिएंट का मतलब x को छोड़ के जो वैल्यू जो नंबर मिलेगा उसे हम लोग अपने कैलकुलेशन में यूज करेंगे।
तो यहाँ पर 2r+1 टर्म और r+2 टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल है। तो पहले हम लोग 2r+1 टर्म लिख लेते हैं इस बाइनोमियल से। बाइनोमियल क्या है, 1 + x के पावर में 43। तो इसका t2r+1 टर्म जो होगा वो क्या होगा, 43c2r। पहले वाले नंबर के ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन 1 का पावर में दोनों का डिफरेंस लिखने से 1 ही आएगा, तो छोड़ देते हैं। और दूसरे वाले में x के पावर में क्या लिखते हैं, 2r। अब यहां से हम लोग अगर बात करें कोएफिशिएंट के बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ t2r+1, तो ये क्या होगा, ये होगा 43c2r। इसी तरीके से आते हैं अगर हम लोग टर्म निकालते हैं r+2 टर्म, तो ये क्या होगा 43cr+1, इससे एक कम होता है और x के पावर में हो जाएगा r+1। देयरफॉर अगर इसका कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ tr+2, तो ये हम लोगों को मिलेगा 43cr+1। ये हम लोगों को दो कोफिशिएंट मिल चुका और उसी कोफिशिएंट का इस्तेमाल भी करना है क्योंकि प्रॉब्लम में कोफिशिएंट के बारे में ही कहा गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं कि 43c2r इक्वल टू 43cr+1, ये हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला सीखते हैं, NCP अगर बराबर है NCQ का, तो हम लोग कह सकते हैं कि P इक्वल टू Q, या तो P बराबर होगा Q का और या तो फिर P + Q इक्वल टू N होगा। इसे आप लोग याद रखना, ये एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो इसी कंसेप्ट का अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें तो हम लोग कह सकते हैं कि या तो 2r इक्वल टू r+1 होगा और या तो फिर 2r + r+1 इक्वल टू 43 होगा। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3r इक्वल टू 42 और r का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों के पास 14। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम के लिए, r या तो 1 होगा या फिर 14 होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 2/x²। कि अगर इस बाइनोमियल को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि x का पावर जो है अलग अलग टर्म में अलग अलग आएगा। तो हम लोगों को पूछा गया है कि जिस टर्म में x का पावर 11 दिखेगा उस टर्म में x की पावर 11 के साथ जो नंबर होगा उस नंबर का वैल्यू पता करना है, मतलब कोफिशिएंट बताना है। और किसका कोफिशिएंट, x⁻11 का। जैसे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो किसी टर्म में x का पावर 7 आएगा और वहाँ पे नंबर भी होगा, कहीं पर x का पावर 3 आएगा, वहाँ पे कुछ नंबर होगा, किसी जगह पर x का पावर 0 आ सकता है, वहाँ पे कुछ नंबर होगा। इसी तरीके से किसी टर्म में x का पावर 11 होगा और उसके साथ कुछ नंबर भी होगा। तो यही जो नंबर होगा इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁻11, और इसी नंबर के बारे में हम लोगों को बताना है कि वो नंबर क्या है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या इस बाइनोमियल को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अगर हम लोग इसे एक्सपेंड करते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोगों को 13 टर्म लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद देखना पड़ेगा कि किस x के पास x का पावर 11 है, किस x के पावर में 11 है। जिस x के पावर में 11 होगा वही हम लोगों का जवाब होगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करेंगे, कुछ और कंसेप्ट यूज करेंगे। तो उस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कि क्या कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे जब इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों से पूछा जाएगा। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सम x⁻11 है, यहाँ पर किसी जगह पर x का पावर 10 बोला जा सकता है, कहीं पर x का पावर 5, कहीं पर x का पावर 0, कुछ भी बोला जा सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ऐसा कर लेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट tr+1 टर्म हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11, क्योंकि किसी ना किसी टर्म के पास होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा x का पावर 11 कोई मान लो किसी टर्म के पास है तो वो तो टर्म ही ना होगा, कहीं बाहर तो नहीं होगा। तो किसी ना किसी टर्म के पास अगर x⁻11 है तो उस टर्म को हम लोग लेट कर लेंगे tr+1 टर्म के पास x का पावर 11 है। ओके, अब आगे क्या करेंगे, हम लोग tr+1 टर्म का वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो tr+1 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12cr, पहला x³ के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 12 - r और फिर -2/x² के ऊपर यहाँ का वैल्यू r। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12cr, x का पावर 36 - 3r, उसके बाद 1/x का पावर में 2r और -2 का पावर में r। ये x जब ऊपर जाएगा तो इंडिसेस के रूल के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में 36 - 5r
और -2 के पावर में r। ठीक है, तो यहाँ पर tr+1 के पास x का जो पावर है वो कितना 36 - 5r आया इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। लेकिन हम लोगों ने ऐसा माना था कि उस वहां पे जो x होगा उसका पावर 11 होगा, ये हम लोगों ने लेट किया था। देखो लेट tr+1 मतलब tr+1 टर्म के पास जो भी x होगा उसका पावर 11 होगा, और यहां पर tr+1 के पास जो x आया उसके पावर में क्या है 36 - 5r। इसका मतलब ये दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 36 - 5r मस्ट बी इक्वल टू 11। तो 36 - 11 इक्वल टू 5r, तो 25 इक्वल टू 5r और r का वैल्यू हो जाएगा 5। तो मतलब r जब 5 होगा तो वहां पर x का पावर 11, मतलब किस टर्म के पास होगा, 6th टर्म के पास कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 मिलने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ 5 पुट करते हैं हम लोग तो 36 - 25 11 x टू द पावर 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर 6th टर्म हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। अब आगे बात करते हैं कि हम लोगों को वो कोफिशिएंट पता करना था, तो वो कोफिशिएंट क्या है, तो ध्यान से देखो, इसको छोड़कर यहां पर जो कुछ भी है वही तो कोफिशिएंट है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11, क्योंकि अगर हम लोग यहां पर 5 पुट करते हैं तो x का पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो x के पावर 11 को छोड़ करके जो कुछ बचेगा वो सब कोफिशिएंट होगा। तो 12c5 इक्वल टू 12c5 और -2 का पावर में 5। तो -2 से के पावर में क्या है 5 है, 5 एक ऑड नंबर है इसलिए -12 आएगा, -32 हो जाएगा 2 का पावर 5। और 12c4 को हम लोग लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, 12c5 को 5 फैक्टोरियल इंटू 12 - 5 7 फैक्टोरियल। तो -32 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसे काट लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगा वही होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x का होल पावर में 12 दिया गया है। तो यहाँ सवाल में कहा क्या जा रहा है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम लोग इस बायनोमियल को एक्सपेंड करेंगे टोटल कितना टर्म लिखेंगे हम लोग 13 टर्म। तो इस बायनोमियल में टोटल 13 टर्म होने वाला है। उन सारे टर्म में किसी जगह पर हो सकता है कि x का पावर 0 हो जाए, तो जहां पर x का पावर 0 होगा वही टर्म क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि वहां पर x नहीं बचा। तो हम लोगों को ऐसा टर्म पता करना है कि वो कौन सा टर्म है जहां पर x नहीं है, मतलब वो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने यूज किया, हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट tr+1 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक, अब tr+1 का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। tr+1 इक्वल टू 12cr, पहले वाले नंबर के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 12 - r और दूसरे वाले के ऊपर r। ठीक है, अब यहां पर इसे हम लोग क्या कर लेते हैं 12cr x टू द पावर 24 - 2r 1/x का पावर में r, इसे ऊपर ले लेते हैं। तो 12cr x के पावर में 24 - 3r, तो ये क्या हुआ tr+1 टर्म का वैल्यू हम लोगों को मिला। लेकिन हम लोगों ने ये माना था कि tr+1 टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या हो रहा है 24 - 3r। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 24 - 3r को इंडिपेंडेंट ऑफ x दैट इज x टू द पावर 0, तो 24 - 3r को 0 के बराबर लिख लेंगे। देयरफॉर 24 - 3r इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 3r, 3 कैंसिल कर लेते हैं, r का वैल्यू कितना आया 8। मतलब 9th टर्म, क्योंकि अगर r 8 है तो यहां पुट करने से 9 हो जाएगा, 9th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, अब उसका वैल्यू क्या है ये भी पता कर लेते हैं। तो t9 क्या होगा, यहां पर देखो t अगर r को 8 पुट करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। t9 इक्वल टू 12c8 और x का पावर में अगर हम लोग 8 पुट करते हैं तो 0, तो 12c8 का वैल्यू निकाल लेते हैं 12 फैक्टोरियल बाय
8 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 8 4 फैक्टोरियल। 12 को इस तरीके से लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 फैक्टोरियल बाय, और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12 कैंसिल, और 2 5 11 इंटू 5 इंटू 9, ये हम लोगों का जवाब होगा, वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है इस बाइनोमियल में। बच्चों यहाँ पर सो दैट मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, मतलब मिडिल टर्म के ऊपर प्रॉब्लम आ गया है कि ये एक बाइनोमियल है, इसके एक्सपैंड करने के बाद हम लोगों को मिडिल टर्म मिलेगा। मिडिल टर्म 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके पावर के ऊपर। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब पावर इवन होगा तो 1 मिडिल टर्म, और जब पावर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म। फिलहाल यहाँ पर 2n, और 2n क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर आप n का कोई भी वैल्यू यूज करते हैं पॉजिटिव नंबर, तो उसे पुट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो तो इवन बनेगा। n का वैल्यू इवन हो या ऑड हो, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो इवन बन जाता है। तो यहाँ पर पावर जो है वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हम लोगों को एक मिडिल टर्म मिलने वाला है। इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया है। अब वो मिडिल टर्म का वैल्यू हम लोगों को दिखाना है कि वो मिडिल टर्म इसके बराबर होना चाहिए, पूरे वैल्यू के बराबर होना चाहिए मिडिल टर्म का वो वैल्यू। तो चलिए देखना शुरू करते हैं हम लोग कि यहाँ पर 2n क्या है। 2n एक इवन नंबर है, देयरफॉर देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। यहां पर सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला भी क्या था, मिडिल टर्म इक्वल टू n बाई 2, मतलब पावर बाई 2, तो 2n बाई 2 प्लस 1, मतलब 2 2 कैंसिल, n प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल। इस बाइनोमियल का मिडिल टर्म कौन सा है, n प्लस 1th टर्म। अब उस n प्लस 1th टर्म का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो tn प्लस 1 कर लेते हैं हम लोग। tn प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, हाँ tn प्लस 1 यहां से लिखना शुरू करते हैं 2ncn, ठीक है। पहले वाले नंबर के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस n, और दूसरे वाले नंबर के ऊपर यहां का वैल्यू n। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, 2ncn x के पावर में n, और 1 बाई एक्स के पावर में भी n, और -1 का पावर में n। ये x का पावर n कैंसिल हुआ, -1 के पावर को n को रहने दो साइड में, अभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल 2ncn को एक्सपेंड करना या इसके वैल्यू को लिखना शुरू कर रहे हैं। तो 2n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2n का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, वो भी n हो जाएगा, n फैक्टोरियल, -1 के पावर में n। अब जैसे बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ वहाँ जहन को मत भटकाओ, यहाँ पे फोकस करो। अगर 5 फैक्टोरियल हो तो उसे हम लोग क्या लिखते थे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, याद है। अगर 7 फैक्टोरियल हो तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कोई भी फैक्टोरियल हो, उसे अगर हम लोग फैक्टोरियल से उससे हटाना है, उसे फैक्टोरियल से आज़ाद करना है, तो फिर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को पूरे नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर 2n है, तो 2n को हम लोग मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 एक एक करके कम करते जाएंगे और 1 तक लिखेंगे। तो देखो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1, फिर उससे एक और कम 2n माइनस 2, फिर उससे एक और कम, ऐसे करते 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 हम लोग जाएंगे, एंड में पहुंचेंगे 1। एंड से पहले 2 होगा, इससे पहले 3 होगा, इससे पहले 4 भी हो सकता है, बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और -1 का पावर में n। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है तो यहाँ समझ लो, अगर 7 का फैक्टोरियल होता है तो इसे हम लोग लिखते हैं 7, फिर उससे एक कम 6, फिर उससे एक कम 5, फिर उससे एक कम 4, फिर उससे एक कम 3, फिर उससे एक कम 2, फिर उससे एक कम 1, तो 1 तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा बात, ओके। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है करना क्या है। ये जो पूरा नंबर आप लोगों को दिख रहा है, ये 2 हिस्से में बट सकता है। जैसे कि ये 2n क्या था, इवन नंबर था, तो इवन नंबर अगर हम लोग 6 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर 3 इवन है और 3 ऑड है। लेकिन अगर 5 फैक्टोरियल हो तो इसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर 2 इवन होगा और 3 ऑड है। तो अगर इवन नंबर का फैक्टोरियल है तो उसके फैक्टोरियल करने के बाद जो नंबर हम लोगों को मिलेगा वहां पर इवन और ऑड का क्वांटिटी इक्वल होगा। लेकिन ऑड के फैक्टोरियल के केस में इवन और ऑड अनइक्वल होता है, ऑड ज्यादा होता है, इवन एक कम होता है।
तो फिलहाल यहाँ पर 2n क्या था, एक इवन नंबर था, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर जितना इवन होगा उतना ही ऑड होगा। तो हम लोग इवन और ऑड को अलग अलग दिखाते, जैसे कि यहाँ पर इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 6 × 4 × 2 एक अलग से, फिर 5 × 3 × 1 दूसरे अलग से लिख लिया, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। इवन और ऑड को अलग अलग ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख लिया। तो इसी तरीके से यहां भी करेंगे कि इवन और ऑड को अलग अलग ब्रैकेट में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो प्रूफ करना है वहां पर सिर्फ ऑड है, इवन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इवन और ऑड को यहां पर दो अलग अलग ब्रैकेट में दिखाते हैं हम लोग। तो पहला 2n × 2n - 2, उसके बाद 2n - 4, ये सब इवन नंबर है, 6 4 2। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं हम लोग ऑड नंबर को। ऑड नंबर क्या होगा, 2n - 1 2n - 3, ऐसे चलते जाएंगे, 3 1, ये ऑड नंबर हुआ। नीचे में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल है अपनी जगह पर, और इंटू -1 के पावर में n। अब यहां पर गौर करो, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं 6 × 4 × 2, एक और ले लेते हैं 8, एक और ले लेते हैं 10। तो यहाँ पर देखो 10 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 × 5, 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 × 4, 6 को क्या बोल सकते हैं, 2 × 3, 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 × 2, और 2 को क्या बोल सकते हैं, 2 × 1। सबको अलग अलग ब्रैकेट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 इवन नंबर है, तो 5 बार 2 आ रहा ना, 1 2 3 4 5, एक ये भी 2 है, लेकिन हम लोग सबका पहला 2 काउंटिंग में ले रहे हैं। तो इस सारे 2 को हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना कि 2 का पावर 5 इंटू बाकी नंबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार 2 मल्टीप्लाई था, तो 2 के पावर में 5 लिखा, हालांकि है 6, लेकिन इस 2 को हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसे छोड़ देते हैं। बाकी जो जितना नंबर ऑफ 2 है इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 5 भी 32 होता है, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 2 × 8 2 × 16 और इंटू 2 32। इसी तरीके से यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर क्या है 2 × 1, यहाँ पर क्या है 2 × 2, यहाँ पर क्या है 2 × 3, ऐसे चलते चलते यहाँ पर क्या है 2 × n। तो मतलब इस ब्रैकेट में 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में n, इसी कंसेप्ट से। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग 2 का पावर n लिखते हैं यहाँ पर, तो बाकी उसके अलावा जो बचेगा वो क्या बचेगा, n इंटू n - 1, क्योंकि इसका भी 2 चला गया, इसका भी 2 चला गया, इसका भी 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा n - 2। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, इंटू 3 2 1। ठीक है, और बाकी ये जो है इसे वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, 2n - 1 2n - 3 डॉट 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 3 × 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और -1 के पावर में n था, इसे यहाँ लिख लेते हैं। अब बच्चों जरा गौर से समझने की कोशिश करना, ये एक्चुअल में क्या है, 1 से लेकर के n तक, तो हम लोग इसे n फैक्टोरियल का नाम दे सकते हैं कि नहीं। 1 × 2 × 3 अगर रहता है तो हम लोग 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 तक रहता है तो उसे हम लोग 4 फैक्टोरियल कहते हैं। तो यहाँ पर 1 × 2 × 3 × चल रहा है कहाँ तक, n तक, तो इसे क्या कहेंगे, n फैक्टोरियल। और नीचे में 2 n फैक्टोरियल है, तो एक n फैक्टोरियल को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा क्या, ये वाला ब्रैकेट, इसे हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, ये वाले पहले को, ये वाले को बाद में लिख लेते हैं, 1 3 डॉट 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 2n - 1, 1 3 है, इससे पहले 5 भी होगा, तो यहाँ 5 भी दिखा सकते हैं हम लोग। ओके, नीचे में क्या बचा, n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 2 का पावर n है और -1 का पावर n है, इसे मिला के हम लोग लिख सकते हैं -2 के पावर में n। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, मिडिल टर्म का वैल्यू दिखाना था। और चूंकि हम लोगों ने मिडिल टर्म का वैल्यू ही निकाला है, और ये वैल्यू आया है 1 × 3 × 5 डॉट 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 2n - 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू -2 का पावर में n। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया हो। थोड़ा सा लेंदी था प्रॉब्लम, लेकिन इसे समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बाइनोमियल में यहाँ पे आज हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और यहाँ पर जो कुछ भी आज हम लोगों ने पढ़ा है ये सारा कंसेप्ट पिछले वीडियो में हो चुका। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो पिछला वीडियो जरूर देखें पहले, उसके बाद आज का प्रॉब्लम समझने में उन लोगों को आसानी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ नया सीखेंगे। ओके।